Hi everyone, welcome to all of you. This is Sram Verma, and today we will discuss about the strength of material. This subject is the basic for the civil engineering and the mechanical engineering. And in this session, we will also deal the questions, and from the questions, we will discuss about the concept related to that questions. Okay? And this questions and this concept is very useful for the engineering services examination gate point of view also, and for also the various state engineering services SSC JEE and the state JEE, and also for the PSU exams. Okay? State engineering services talking about the like that BPSC Bihar Public Service Commission, UPPSC Uttar Pradesh Public Service Commission, and also MPPSC means whatever states are, they are also conduct the state engineering services examination, and through this state engineering services examination they directly conduct the AE post. That's name also that असिस्टेंट इंजीनियर. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो हम लोग पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पर ये बोला, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग सोम के थोड़ा सा बेसिक और चलते हैं कि सोम हमारा वैलिड किसके लिए है और हम लोग यहाँ पर किस किस पैरामीटर को डील करेंगे. ठीक है. तो सोम हमारा वैलिड है, ध्यान रखना कि जो हमारी बॉडी होनी चाहिए वो हमारी डिफॉर्मेबल होने चाहिए. डिफॉर्मेबल होना चाहिए. और डिफॉर्मेबल में भी ये आपकी दो कंडीशन होती है कि ये आपकी इलास्टिक बॉडी होगी, यानी जो भी डिफॉर्मेबल होगा वो इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा. तो हमारी जो बॉडी होनी चाहिए वो इलास्टिक बॉडी होनी चाहिए और डिफॉर्मेबल होना चाहिए. और जो इलास्टिसिटी में डिफॉर्मेबल होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर दो टर्म बनता है, एक तो लीनियर होगा, एक हमारा नॉन लीनियर होगा. And also after that we will discuss about the linearity. So there is the two possibility of the linear deformable body. First one is the equilibrium condition, and second one is the non-equilibrium condition. तो हम लोग जो सोम में डिस्कस करेंगे वो हमारी ये बॉडी होगी. ठीक है. डिफॉर्मेबल बॉडी. डिफॉर्मेबल में कैसा होना चाहिए, इलास्टिक इलास्टिक बॉडी होनी चाहिए. और इलास्टिक बॉडी में जो हमारा डिफॉर्मेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमारा लीनियर होना चाहिए. लीनियर में हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को. तो यहाँ पर आपका डिफॉर्मेबल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए. अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो हमारा फंक्शन होना चाहिए इलास्टिसिटी का वो लीनियर होना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन. और इस इन इलास्टिक को हम लोग विस्को इलास्टिक भी कहते हैं. यहाँ पर जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है. टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है. ठीक है. और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नॉन इक्विलिब्रियम के लिए कभी डिस्कस नहीं करेंगे, नॉन लीनियरिटी अगर फॉलो कर रही है तब भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये कुछ एजम्पशंस वगैरह हैं या जो हमारा डिस्कशन होगा जिसके लिए हमारी वैलिड होगी उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने से पहले ये हमने बेसिक देखा. ठीक है. यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. तो इसने बोला फॉर द लीनियर इलास्टिक सिस्टम्स. ठीक है. तो ऐसा बॉडी जो कि आपकी इलास्टिक बॉडी भी है और इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो लीनियर भी हो रहा है. ठीक है. द टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है. तो हम लोग जानते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा और सब बेसिक देखते हैं. जैसे यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ फोर्सेस होता है, यानी फोर्सेस का जो नेचर होता है वो दो टाइप का होता है. फोर्सेस नेचर दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज द टेंसाइल नेचर होता है, टेंसाइल. एंड सेकंड वन इज द कंप्रेसिव नेचर. ठीक है. तो टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या होता है, दो सिस्टम हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं. दो सिस्टम यानी एक कोई बॉडी हमने ए ले लिया और सेम बॉडी हमने ए ले लिया. यहाँ पर अगर और बॉडी को जो डायमेंशन थी ओरिजिनल डायमेंशन एल थी और यहाँ पर भी बॉडी की डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन एल. यहाँ पर हम लोग एक फोर्स ऐसा लगा रहे हैं, ये फोर्स हमने पी लगाया. अब ये क्या करेगा, ये अवे फ्रॉम द सेक्शंस लग रहा है, यानी सेक्शन से दूर की तरफ ये फोर्स की डायरेक्शन लग रही है. तो हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ पर डायमेंशन जो हो जाएगी इस बॉडी की इंक्रीज कर जाएगी. अगर बॉडी की डायमेंशन इंक्रीज कर रही है तो हम लोग उसको मान ले रहे हैं एल प्लस डेल्टा एल. यहाँ पर एक फोर्स हम लोग ऐसा लगा रहे हैं कि जो हमारा टू और द क्रॉस सेक्शन लग रहा है बॉडी के. ठीक है. यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू और द क्रॉस सेक्शन लग रहा है तो ये बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा. तो मान लेते हैं कि हमारी बॉडी की लेंथ को क्या कर रही है, घटा रही है. यहाँ पर हो जाएगा एल माइनस डेल्टा एल.
तो ऐसा नेचर जिसमें आपकी लेंथ के वैल्यू बढ़े यानी एक्सपेंशन हो, तो वहां पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज द टेंसाइल फोर्स, एंड द फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज द कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो कंप्रेसिव और टेंसाइल का नेचर हमने देखा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर एक हुक्स नाम के साइंटिस्ट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हुक्स लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैं बॉडी पर अगर यहाँ पर लोड आकर के लगाऊं तो ये बॉडी डिफॉर्म करना चाहेगी, यानी या तो इंक्रीज करेगी या तो डेल्टा से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब वो डिपेंड करेगा किस नेचर का आप फोर्स। अगर आप टेंसाइल लगाओगे तो ये बढ़ेगा, अगर कंप्रेसिव लगाओगे तो ये बॉडी की लेंथ क्या होगी, घटेगी। अगर दोस्त ये बॉडी की लेंथ बढ़ रही है मान लेते हैं, तो इसको हम लोग जो डेल्टा हो रही है इसको हमने बात बोल दिया थोड़ी देर के लिए डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन मतलब जो भी आपकी बॉडी की डायमेंशन चेंज हो रही है। अगर ये डिफॉर्मेशन है तो डिफॉर्मेशन की वजह से हम लोग जानते हैं जब ये बॉडी को डिफॉर्म करेगी तो यहाँ पर ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना होगा। और ये पार्टिकल क्या करेगा, एक दूसरे को जैसे जैसे डिफॉर्म होना का स्टार्ट करेगा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या रिपेल करने की कोशिश करेगा। पॉसिबिलिटी दो ही है। तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, किसी सेक्शन पर कट करोगे तो इस सेक्शन पे मान लिया हमने कट किया, तो इस सेक्शन के जो पार्टिकल है, यानी मैं इसी सेक्शन को डिनोट कर रहा हूँ, तो ये सेक्शन क्या करेंगे कि आपका इधर की तरफ और इधर की तरफ एक दूसरे के ऊपर आपका एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, यानी इस लोड को, जो आपका ये लोड आ रहा है, ये इंटायर क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि हर एक पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक दूसरे को मीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोड लगा के इन दोनों को अलग करना चाहोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और ये फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो इस एंटायर क्रॉस सेक्शन पे एग्जर्ट होगा। ठीक है, यानी इस एंटायर क्रॉस सेक्शन पर इसके इफेक्ट को रजिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेक्शन पर जो इसको रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेसेस। तो डेफिनेशन हम लोग ऐसा लिख बोलेंगे, ठीक है, ओरली डिस्कस कर लेते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये मटेरियल ऑफर कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। और यहाँ पर हमारे पास एक ही पैरामीटर हो रहा है, इस लोड से आपका केवल डिफॉर्मेशन आ रहा है, टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये आपका जो होता है, ये आपका जो साइडेड पोर्शन बना रहा हूँ, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो ये जो लोड आपका होगा वो इस एंटायर क्रॉस सेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एरिया। और इस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं जो ओरिजिनल लेंथ था और जो बाद में चेंज हुआ, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। यानी इस डेल्टा को डेल्टा एल हम लोग मान सकते हैं, डेल्टा एल इक्विवेलेंट टू डेल्टा, यानी दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पी, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो सिग्मा इज इक्वल टू आ सकता है ये सिग्मा इनटू एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म अगर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, इलास्टिक बॉडी है, तो यहाँ पर एक आपका इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस होगा और दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा। एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है या बहुत बेसिक है जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, कि पहले स्ट्रेन आता है या पहले स्ट्रेस आता है। तो दोस्त हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी ये स्ट्रेन होता है वो पहले हमारे बॉडी में डेवलप होता है, और उस चीज को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और ये स्ट्रेस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो स्ट्रेन इज द प्राइमरी फिनोमिना एंड स्ट्रेस इज द सेकेंडरी फिनोमिना। हम लोग को इन फ्यूचर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग टोटल फॉर्म के जितने भी एग्जाम्स वगैरह में पूछा हुआ और जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे उस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन हमने एक कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये इलास्टिक बॉडी है और वहीं तक वैलिड है और दोनों के बीच में ये लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है, तो ये हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम ऐसा बनेगा। तो स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन ये होता है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी पर स्ट्रेनिंग अगर एक्शन हो रहा है, स्ट्रेनिंग मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा, ठीक है, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो भी बॉडी होती है वो एक एनर्जी को स्टोर करती है या एनर्जी को डेवलप करती है विदाउट फेल्योर। ठीक है, उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो ऐसा बोलेंगे, द एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द स्ट्रेनिंग एक्शन, यानी जो भी आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है उस चीज को रोकने के लिए आपकी इंटरनल एनर्जी डेवलप होगी, और उसी इंटरनल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी।
ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन ये क्या कहता है, एरिया अंडर बाउंडेड द, या एरिया अंडर द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मींस दिस सैडेड पोर्शन एरिया गिव आल्सो द स्ट्रेन एनर्जी। तो करेस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस जो हो गया इस इलास्टिसिटी पॉइंट तक सिग्मा हो गया, और यहाँ तक जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो आपका डेल्ट एप्सिलॉन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई पी सिग्मा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन। सो यू इज इक्वल टू 1/2 ई मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल्टा डिवाइड बाई एल। ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 सॉरी, और ये ऑलरेडी ये एप्सिलॉन, तो ऑलरेडी यहाँ पर एप्सिलॉन एक एप्सिलॉन, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई ई, तो ये हो जाएगा डेल्टा बाई एल का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपकी स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका रिलेशन बनेगा दोनों के बीच में वो आप देखिए, फॉर द लीनियर इलास्टिक सिस्टम द टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो स्ट्रेन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा के स्क्वायर के। इस डेल्टा को हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो जो भी आंसर होगा वो आपका क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, यानी 2 डिग्री के रिस्पेक्ट में वारी करेगा स्ट्रेन एनर्जी और डिफ्लेक्शन। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा वो द सिस्टम ऑफ द स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपने अगर बेसिक पढ़ा है तो ठीक है। ठीक है। अदरवाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर जो स्ट्रेसेस पैरामीटर होता है वो आपका एक पॉइंट पर डिफाइन होता है। तो एक पॉइंट अगर आप मान लो कि कोई बॉडी का, इसको हम लोग थोड़ा सा, इस बॉडी को हमने थोड़ा सा मैग्नीफाइज कर दिया यानी जूम कर लिया। ठीक है। तो ये आपकी बॉडी ऐसे दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस टेंसर, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रेसेस पॉसिबल है वो मैं लिख रहा हूँ एक पॉइंट 3D के केस में, वो है आपका सिग्मा एक्स एक्स, एक है सिग्मा वाई वाई, एक है आपका सिग्मा जेड जेड। यानी एक प्लेन आपका एक्स होगा, दूसरा प्लेन वाई होगा, तीसरा प्लेन जेड होगा। एक्स डायरेक्शन होगा करेस्पॉन्डिंग वाई डायरेक्शन करेस्पॉन्डिंग जेड। तो यहाँ पर मैं इसको एक्स प्लेन बोल रहा हूँ, इसको वाई प्लेन बोल रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो आउटर पोर्शन है इसको मैं ऊपर फॉर्म में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका जेड प्लेन है। तो एक प्लेन पर जो स्ट्रेसेस पॉसिबल है वो आपका कुछ ऐसा है, यानी टोटल इस यहाँ पर 3 प्लेन्स है, एक एक्स प्लेन हो गया, एक वाई प्लेन हो गया, और एक जेड प्लेन हो गया। इन तीनों प्लेन पर अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस की बात करूँ तो ये आपका सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई वाई कॉमा सिग्मा जेड जेड। यहाँ पर आपका टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, कॉमा टाउ जेड एक्स, कॉमा टाउ एक्स जेड, कॉमा टाउ जेड वाई, कॉमा टाउ वाई जेड। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस अगर हम लोग तीनों प्लेन की बात करें, तीनों प्लेन अगर रिप्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 3D। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस आपके 9 आ रहे हैं एक पॉइंट पर। ठीक है। तो इसकी स्टडी करना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टाउ आई जे। आई जो होता है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको सिग्मा एक्स एक्स मीन्स एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन। ठीक है। और यहाँ पर एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, और आपका एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर सेम प्लेन होगा और सेम डायरेक्शन होगा तो हमेशा वहां पर सिग्मा आएगा। अगर आपका एक प्लेन होगा दूसरे की डायरेक्शन होगी तो हमेशा वहां पर सीयर आएगा। तो करेस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई प्लेन वाई डायरेक्शन, और यहाँ पर हमारा टाउ मीन्स आपका सीयर स्ट्रेस अबाउट द वाई प्लेन जेड डायरेक्शन। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिखेंगे टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा जेड जेड। यानी यहाँ पर हम लोग अगर बात करें ये तीनों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सेम प्लेन यानी जेड प्लेन जेड डायरेक्शन। ठीक है। इसको नहीं, ये तीनों है। यहाँ पर जेड प्लेन जेड डायरेक्शन, और इस जेड प्लेन जेड डायरेक्शन के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो ये एक्स एक्स है, और ये वाई वाई है, और ये जेड जेड है। तो यहाँ पर जब भी आपका सेम प्लेन और सेम डायरेक्शन, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
नॉर्मल स्ट्रेस में सेम प्लेन और आपका सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है, सेम प्लेन एंड सेम डायरेक्शन। शियर स्ट्रेस वहां पर होगा जहां पर आपका वन प्लेन एंड अनदर डायरेक्शन, एक प्लेन होगा दूसरा डायरेक्शन होगा, तो ऐसे केसेस में हमेशा शियरिंग एक्शन होगी, ठीक है। अगर सेम प्लेन सेम डायरेक्शन तो वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स प्लेन, इसको बोलते हैं वाई प्लेन, इसको बोलते हैं जेड प्लेन। तो यहाँ पर पी स्टैंड फॉर प्लेन, पी स्टैंड फॉर प्लेन। यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग सारे स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर लिए प्लेन और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर डायगोनल। और सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और सिग्मा जेड जेड को हम लोग बोलते हैं द एलिमेंट्स ऑफ द मेजर डायगोनल, ठीक है। और बाकी आपके ये टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हमारा एक स्ट्रेस टेंसर है, अगर उसको 3D में है, अगर उसको डिफाइन करना हो तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रेसेस लगेंगे, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस कंपोनेंट आएंगे वो आपके 9 आएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग ये 2D की बात करें तो 2D के रिस्पेक्ट में ये हमारा एक्स प्लेन हो गया, ठीक है। और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन होगा, ये वाई डायरेक्शन होगा, और करेस्पॉन्डिंग ये वाई प्लेन हो गया। तो यहाँ पर आपका एक लग जाएगा सिग्मा एक्स एक्स, और करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर लग जाएगा सिग्मा एक्स एक्स, क्योंकि जितना आपका सिग्मा एक्स एक्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना आपका इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी भी बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, अदरवाइज आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगी। अदरवाइज मान लो कि यहाँ पर सिग्मा वाई वाई लग रहा है, और यहाँ पर भी आपका सिग्मा वाई वाई लग रहा है, और यहाँ पर आपका शेयरिंग एक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी शेयरिंग एक्शन हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग एक्शन, यहाँ पर शेयरिंग। तो ये आपका टाउ एक्स वाई यानी एक्स प्लेन और ये वाई डायरेक्शन, और इसको हम लोग बोलेंगे टाउ वाई एक्स। सेम एज इट इज, जितना आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड उतने मैग्नीट्यूड यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे जो वर्टिकल लग रहा है एक्स प्लेन है ये, और ये आपका वाई डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका वाई प्लेन है और ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, यानी ये 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस सेम प्लेन सेम डायरेक्शन, यानी सिग्मा एक्स एक्स कॉमा सिग्मा वाई वाई। और नेक्स्ट है आपका टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस कंपोनेंट एट अ पॉइंट इन केस ऑफ 2D इज इक्वल टू 4, एंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेसेस टेंसर एट अ पॉइंट, ठीक है। यानी स्ट्रेस टेंसर जो डिफाइन होता है वो एक पॉइंट पर डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस और आपके 6 आपके कैसे हो रहे हैं, शियर स्ट्रेसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है। अब वो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हमारी कैसे होगी, इसको जस्ट हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कि यहाँ पर मान लो कि ये कोई आपकी 3D बॉडी है, ये कोई आपकी 3D बॉडी है, ये आपकी 3D बॉडी है, यानी 3 डायमेंशनल, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। मान लेते हैं कि इस प्लेन पर, यानी इस प्लेन पर ये आपका एक्स प्लेन है, ठीक है। ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और करस्पॉन्डिंग ये आपका जेड डायरेक्शन। ये एक्स प्लेन है और करस्पॉन्डिंग ये वाई प्लेन है, मैं 2 पैरामीटर को ले रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो वर्टिकल ऑर्डिनेट है ये डी वाई हो गया, और इसकी जो थिकनेस है ये जेड डी जेड हो गया, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है ये हमारा डी एक्स हो गया, ठीक है। और जो ये हमारा यहाँ पर यानी आपका लाई करेगा, यहाँ पर मैं साइड में बना दे रहा हूँ, ये एक्स प्लेन है और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम लोग दूसरे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारा ये ऐसा दिखाई देगा कि ये हमारा वाई प्लेन है, और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो हमारा टाउ प्लेन है, वाई प्लेन है, और ये आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टाउ वाई एक्स और इसको मैं लिखूंगा टाउ एक्स वाई। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स बनेगा जिसको मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स वाई, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स बनेगा जिसको मैं लिखूंगा एफ वाई एक्स। एक्चुअली ये फोर्सेस को 2 पैरामीटर में आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई को हम लोग लिखेंगे दिस स्ट्रेस मींस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ये जो आपका एरिया है,
ये एरिया अगर आप देखोगे तो ये dy इंटू डी जेड है, dy इंटू डी जेड है। तो अगर अगर हम लोग यहाँ पर देखें एफ एक्स वाई को, दिस टाउ वाई एक्स मीन्स टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि दिस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो दिस एरिया की जो डिस्टेंस है आपकी ये डी एक्स है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये हो गया आपका डी जेड हो गया। तो मल्टीप्लाई पे ये हो जाएगा आपका डी जेड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए तो आपका कैसा होगा, यानी जितना रोटेशन आपका ये करेगा उतना रोटेशन आपका ये करेगा, तो ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। तो ये आपका, ये इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट काउंटर बैलेंस करने का मतलब ये है कि किसी न किसी एक पॉइंट पर ये आपको मोमेंट जीरो देगा। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आपका जीरो होना चाहिए, तो मैं ओ पॉइंट मान ले रहा हूँ। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो समेशन मोमेंट अबाउट ओ कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ तो ये फोर्स को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, आप मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस एफ वाई एक्स मल्टीप्लाई भी ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, ये है आपका डी वाई, ठीक है। तो ये आपका लगाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव ले लिया दोस्त। अब ये हमारा एफ एक्स वाई को जब हम लोग देखेंगे तो ये इतने डिस्टेंस पर लगेगा, और ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मूवमेंट लगाएगा। तो यानी इस फोर्स को हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये हमारा dx है, तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस एफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस आपका कितना है, dx है। ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर नीचे लिख ले रहा हूँ बैलेंस करके। तो यहाँ पर एफ वाई एक्स की वैल्यू रखिए, एफ वाई एक्स को मैं लिखूंगा टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इंटू डी जेड माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर एक टर्म और है, इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई इंटू डी वाई, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका एफ एक्स वाई, यहाँ पर है एफ एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू अगर आप रखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये कुछ ये ऐसा टर्म, ये एफ एक्स वाई का जो टर्म होगा वो है आपका एफ एक्स वाई की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, ये है आपका टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ये जो आपकी एरिया है वो है आपका डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी जेड, और मल्टीप्लाई पे यहाँ पर ऑलरेडी डी एक्स का एक पैरामीटर बचा है, तो मैं लिखूंगा डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अगर मैं देखूं डी एक्स डी वाई डी जेड लिखा हुआ है, तो इस डी एक्स डी वाई डी जेड यानी पार्शियल पैरामीटर है, ठीक है। तो इसको मैं मान सकता हूँ डी जेड, ठीक है, सॉरी डीवी, डीवी यानी मतलब पार्शियल चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पर हो जाएगा टाउ वाई एक्स माइनस टाउ ऑफ एक्स वाई, और ये इज इक्वल टू कितना है, जीरो। अब हम लोग जानते हैं अगर ये बॉडी डिफॉर्मेबल होगा तो डेल्टा भी कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। नॉन डिफॉर्मेबल के लिए हमेशा डी भी जीरो होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो होगा। तो ये टर्म जीरो जाए या ना जाए ये डिफरेंट बात है। अगर आपकी बॉडी डिफॉर्मेबल होगी तो ये जीरो नहीं जाएगा, अगर ये बॉडी नॉन डिफॉर्मेबल यानी रिजिडिटी होगी तो ये जीरो चला जाएगा। लेकिन आपका ये टर्म तो जरूर जीरो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन है, a इज इक्वल टू जीरो हो जाए, b इज इक्वल टू नॉट जीरो, e इज इक्वल टू नॉट जीरो, v इज इक्वल टू जीरो, या तीसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है a इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। तो तीनों कंडीशन को आप सेटिस्फाई करिए। अगर ये dv इज इक्वल टू नॉट जीरो देन दिस विल बी आल्सो जीरो, ठीक है। तो टाउ y x इज इक्वल टू टाउ ऑफ एक्स वाई। तो ये अगर आपका ये पैरामीटर अगर आपके पास यानी ये शियर स्ट्रेस दोनों प्लेन पर मैग्नीट्यूड इक्वल में हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमेशा ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो जो अभी हमने स्ट्रेस टेंसर आपको बनाया था कि यहाँ पर आपका 2D में ले लेता हूँ, जैसे सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई, और यहाँ पर टाउ वाई एक्स सिग्मा जेड जेड सिग्मा वाई वाई। तो हम लोग बोलेंगे कि ये आपका टाउ एक्स वाई और ये टाउ वाई एक्स मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक वैल्यू की अगर पता होगी तो दूसरी वैल्यू भी पता हो जाएगी, ठीक है, दूसरी की भी वैल्यू पता हो जाएगी। यानी यहाँ पर एक स्ट्रेस टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2D में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस 3 पता होना चाहिए, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो वही बॉडी बात कर रही है सिमेट्रिक स्ट्रेस ऑफ टेंसर, सिमेट्रिक मतलब
इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की, तो ये मैग्नीट्यूड ऊपर जा रही है, तो ये मैग्नीट्यूड नीचे लगेगी, ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस टेंसर जो 8 पॉइंट पर, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी हो रहा है जब हमारा टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसा कहें तो टाउ एक्स जेड इक्वल टू टाउ जेड एक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट थिंग हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई या वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई। अगर ये ऐसा कंडीशन है तब तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, अदरवाइज हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगी। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो कंडीशन आया, वो हमने एक पॉइंट पर मोमेंटम लिया, ठीक है, मोमेंट लिया, तो यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा वो आपका सी पार्ट होगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर हमने ब्रॉडली डिस्कस किया और आपको ये पॉइंट समझ में भी आया होगा। तो आंसर इसका है आपका सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर दोस्त कोई भी डाउट आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर है आपका शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में और पॉइजन्स रेशियो में आपका रिलेशन। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कुछ इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स। यहाँ पर और एक बात करूं, अगर और आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, तो हमें बेसिक सीखना पड़ेगा। वहां पर हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक होमोजीनियस होती है और एक आपको आइसोट्रॉपिक होती है। नेक्स्ट थर्ड होता ऑर्थोट्रॉपिक। नेक्स्ट होता है आपका फोर्थ नंबर एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ठीक है, जो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटायरली सोम हम लोग इलास्टिक नेचर में कंसीडर करते हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि बॉडी हमारी होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल आपके चार है। ये आपका ई कॉमा के कॉमा म्यू कॉमा जी। ई इज इक्वल टू होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। के इज इक्वल टू होता है यहाँ पर एवरेज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये डेफिनेशन पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान रखना। और जी इज इक्वल टू तो होता है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। और म्यू इज इक्वल टू होता है लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्ग, और ये हमेशा माइनस में आता है। और म्यू की वैल्यू जो होती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो 0 से 0.5 के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आप सारे को याद कर लेना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं ये ई के म्यू जी के बारे में रिलेशंस क्या होता है। तो पहला बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन आता है ई इज इक्वल टू 3 के। इसको हम लोग सोम में प्रूव भी करेंगे। ई इज इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू। दूसरा होता है ई इज इक्वल टू 2g 1 + न्यू। यानी दो ये बेसिक फंडा इक्वेशन होता है, ठीक है, यानी दो बेसिक इक्वेशन ये होते हैं जो ई के म्यू जी में रिलेशन बताते हैं। और अननोन आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अननोन इलास्टिक कांस्टेंट्स 4 हैं, इक्वेशन आपके पास 2 हैं। तो आपके यहाँ पर जो इलास्टिक कांस्टेंट्स की वैल्यू तभी आपकी पता हो सकती है जब वो किसी दो पैरामीटर की वैल्यू अगर हमें पता हो। तो चाहे ई की वैल्यू पता हो, चाहे के की वैल्यू, चाहे ई की, मतलब एक दूसरे को दो का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जाता है दो इक्वेशन है, चार अननोन है, इसका मतलब हमारा दो की वैल्यू पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, total number of independent elastic constants for the homogeneous and isotropic, जिसके लिए हम लोग सोम पढ़ते हैं होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इज 2। तो 2 हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि अननोन हमारे पास 4 है।
दो फंडामेंटल इक्वेशन है, और इस दो फंडामेंटल इक्वेशन से हम लोग चार अननोन को नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो की वैल्यू आपको पता हो तो रिमेनिंग दो को हम लोग बता सकते हैं। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हो रहे हैं वो आपके पास दो हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको रोक लो, ये जी की या रिलेशन पूछ रहा है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो ये E मल्टीप्लाई बाई टू ई वन प्लस न्यू इज इक्वल टू जी, ये पॉसिबल है नहीं। और यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ई इज इक्वल टू टू जी पॉइजंस रेशियो माइनस वन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो और यहाँ पर लिखूंगा तो ई इज इक्वल टू टू जी वन माइनस म्यू, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर ई इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर ये दो रिलेशंस आपको याद रखना, और इसके साथ साथ ये टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होते हैं ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ हमें ये बल्क मॉडुलस, इसको के को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, और ये म्यू की पॉइजंस रेशियो कितनी होती है। यहाँ पर दो इक्वेशन मैं और दे रहा हूँ, इसी दोनों इक्वेशन से प्रूफ होकर के आती है। E इज इक्वल टू 9 kg/3 k+g, ठीक है। ये तो आपका तीसरा, मतलब दोनों का डिराइव पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 3k-2g डिवाइडेड बाई 6k+2g, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन हर साल और हर एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे सेशन में, वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। यहाँ पर न्यूमेरिकल वगैरह भी दे देता है, तो आप अच्छे तरीके से इसको करना, हम लोग आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप जरूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रखा है ए बार ऑफ वेरिंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, यानी ये जो आपका क्रॉस सेक्शन दे रखा है ये स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हमें ऐसा मिलेगा, ये आपको ऐसा मिलेगा, और ये वर्टिकल फॉर्म में ये कुछ ऐसा दे रखा है, यानी ये बॉडी ऐसा कुछ दे रखा है। तो ये आपको सामने से दे रखा है, और यहाँ पर ये ऐसा। तो ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कह रहा है, यानी ये बॉटम पोर्शन आपको बताना चाह रहा है ये, और ये आपके स्क्वायर में है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन ये दे रखा है 50 mm, ठीक है, 50 mm। तो यहाँ पर वो कह रहा है लोड सोन एज लोड्स सोन आर प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिक, यानी यहाँ पर जो है इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है लोडिंग का, ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन ignoring self weight, यानी dead load of the these bodies and these body should be neglected, and corresponding the maximum tensile stress, he is asking the about tensile strength, यानी यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रेन होगा वो आपका ऐसा होगा कि बॉडी आपकी लॉन्गेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्त तो तुरंत आप एफबीडी करो, एफबीडी ड्रॉ करो। तो चाहे मैं यहाँ पर आपको बताऊं, चाहे मैं आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग जब लोड वगैरह लगाओगे तो वहां पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जब भी मैं आपको टॉर्सन पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि हमेशा क्या करो, बॉडी को एफबीडी। तो एफबीडी का मतलब ये है कि जहां पर आपकी बॉडी को लगे ये कनेक्टेड है, सपोर्ट हटा दो, सारे को अलग अलग कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं बॉडी को हटाऊंगा तो ये आपका क्या होगा, ये यहाँ पर आपका 50 kN का एक लोड लग रहा है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपका 50 kN एक लोड लगेगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर बचेगा, यानी ये आपका ऐसा बनेगा। तो इस इंटरमीडिएट क्रॉस सेक्शन दोनों के बीच में अगर 50 kN ऊपर लग रहा है तो यहाँ पर 50 kN, तो ये इसको बैलेंस करेगा, यानी इस वर्टिकल को, ठीक है, यानी इस सेक्शन के बीच को 50 kN अपवर्ड 50 kN डाउनवर्ड, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर इक्वल अमाउंट ऑफ एक्शन और रिएक्शन का एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो ये 50 kN, यहाँ पर एडिशनल वो आपको 100 और 100 दे रहा है, यानी ये 100 kN और यहाँ पर वो 100 kN। तो यहाँ पर वो दो तरीके से क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि कितना आपका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो या तो इस पे टेंसाइल स्ट्रेस हो जाए मैक्सिमम, या तो दूसरे वाले पे टेंसाइल स्ट्रेस हो जाए। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता था कि ये जो आपका फिक्स्ड एंड है यहाँ पर कितना फोर्स डेवलप होगा, तो यहाँ पर उतना फोर्स डेवलप होगा
जितना आपका यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड 100 + 100 200 + 50, नहीं 250 आपका डाउनवर्ड लग रहा है, तो 250 हमें अपवर्ड लगाना पड़ेगा किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ये किसी इंडिविजुअल का इलोंगेशन पूछ सकता था, ये आपको डायमेंशन दे देता और ये पूछता इसका इलोंगेशन कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या पूछा जा सकता है वो हमने डिस्कस किया। अब वो पूछ क्या रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस फर्स्ट बॉडी में अगर हम लोग देखें तो दोनों बॉडी पर दूर की तरफ ये एरो लग रहा है, इसका मतलब टेंसाइल लगेगा, और यहाँ पर भी दूर की तरफ एरो लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी टेंसाइल लगेगा। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन वगैरह दे रखा है, ये ऐसा दे रखा है, इस क्रॉस सेक्शन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इस क्रॉस सेक्शन को, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूंगा सिग्मा फर्स्ट, दोनों में टेंसाइल होगा पता है आपको, 50 × 10⁻³ यानी न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन पर एमएम में स्क्वायर में पूछ रहा है। तो 50 और डिवाइडेड बाई ये एरिया स्क्वायर दे रखा, तो स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन दोनों डायमेंशन सेम होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 × 50। और दूसरे में सिग्मा सेकंड आपका हो जाएगा, ये आपका 250 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई इसका जो डायमेंशन है वो आपका 100 हो गया, तो 100 × 100। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो ये आपका 10 0, यानी ये 25 N/m² आ जाएगा, या इसी को हम लोग 25 MPa भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 10 1 1 to 1 कैंसिल हुआ, और ये आपका 1000 डिवाइडेड बाई 550, तो ये 20 आ जाएगा। तो 20 MPa/N/m² एक आ रहा है और एक 25 आ रहा है, तो इतना दोस्त हम लोग को पता है कि 25 इज ग्रेटर देन 20 है, तो सिग्मा सेकंड इज ग्रेटर देन द सिग्मा फर्स्ट, यानी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ फर्स्ट सेकंड बॉडी में लग रहा है वो फर्स्ट बॉडी से ज्यादा लग रहा है, यानी जो भी आपकी वैल्यू हो जाएगी वो 25 MPa आपका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट। अगर कोई डाउट हो दोस्त तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एई, और एक पढ़ेंगे हम लोग ईआई, और एक पढ़ेंगे हम लोग जीआईपी। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं ई आई को हम लोग बोलते हैं आपकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और इस जी आई पी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी इसके डायमेंशन होगी यानी यूनिट होगा उसका एरिया का मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई न्यूटन पर एमएम का, मीटर का स्क्वायर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और न्यूटन का हम लोग डायमेंशन कितना लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, किलोग्राम को एम में रिप्रेजेंट कर लीजिए, मीटर को लेंथ में, और सेकंड को टी स्क्वायर, यानी M/L/T/-2। ठीक है, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग बात करें तो ई की न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो एमएम की पावर 4, तो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, न्यूटन इंटू एमएम का स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन का आप जानते हो M/L/T/-2, और इस एमएम स्क्वायर का एल स्क्वायर, यानी ML³ T/-2। ठीक है, और इसका टॉर्सनल रिजिडिटी है, ये इसका पूछा हुआ, इसका भी पूछ सकता है इन फ्यूचर, इसका भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जी का सेम न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई पी का एमएम पावर 4, दिस टू दिस कैंसल, न्यूटन एमएम का स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी आपका ML³ T/-2। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, आपका आंसर है आपका बी पार्ट। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, और जो भी हमने डिस्कस किया वो क्लियर है पूरा। यहाँ पर आपके पास इसने बोला द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द टू मटेरियल। अगर हम लोग बात करें दोस्त, यहाँ पर मटेरियल आपके पास दो तरीके का होता है, एक डक्टाइल मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। एक डक्टाइल होती है और एक ब्रिटल होती है। ठीक है, इसका हम लोग जिक्र आपको जब सोम पढ़ेंगे हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, करीब 2 घंटे का टॉपिक होता है ये, मटेरियल को क्लासिफाई करना, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस को।
ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग एक कंपोजिट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसको हम लोग आरसीसी भी पढ़ते हैं। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, बस जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस ये कर लेते हैं कि हमेशा जो डक्टाइल मटेरियल की डिजाइन होती है वो हमेशा यील्ड स्ट्रेस पे होती है। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो हमारी डिजाइन स्ट्रेस होती है वो हमेशा आपका यील्ड स्ट्रेस पे होती है। और यहाँ पर जो होता है वो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल होता है डक्टाइल का वो होता है माइल्ड स्टील मोस्टली। ठीक है, और यहाँ पर होता है जो आपकी ब्रिटल प्रॉपर ब्रिटल होती है वो आपका होता है कंक्रीट हो गया, या आपका कॉस्ट आयरन होता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो हमारी माइल्ड स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन वो अप्रोक्सीमेटली 0.23% और कास्ट आयरन में 1.5% परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। अगर हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सोम में ब्रॉडली डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं डिजाइन स्ट्रेस, इसका मतलब यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। और यहाँ पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ब्रिटल की बात करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट होता है, यानी यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा इसको हम लोग यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे, और करेस्पॉन्डिंग जो ये स्ट्रेस है ये मटेरियल बी के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस है सिग्मा वाई बी। ठीक है, और ये अगर हम लोग बात करें ए पॉइंट का तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस अबाउट ए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर होती है इलोंगेशन, यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा होता है, इलोंगेशन इज मच मोर, और यहाँ पर जो इलोंगेशन होता है लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बॉडी में देख सकते हो एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। तो बी बॉडी का जो इलोंगेशन है वो आपका बहुत ज्यादा है, एप्सिलॉन बी, और ये आपका एप्सिलॉन ए। तो इसका मतलब एप्सिलॉन बी की इलोंगेशन ज्यादा है, और यहाँ पर यील्ड और अल्टीमेट दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको हम लोग बी को बोलेंगे डक्टाइल, बी को हम लोग बोलेंगे डक्टाइल। और ए में केवल डायरेक्ट अल्टीमेट रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके अल्टीमेट स्ट्रेस से ये अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा है तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा मटेरियल इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी। हाँ ये बात सही है, क्योंकि इलोंगेशन भी आपका कम है और अल्टीमेट स्ट्रेस भी ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला कॉन्सेप्ट इसने बोला मटेरियल इज मोर ब्रिटल देन द मटेरियल बी, हाँ ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन देन दैट ऑफ ए, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी, बी का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ये आपका इतना है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी पार्ट, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। सेकंड फॉल्स इसलिए है क्योंकि आपकी यहाँ पर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी के, लेकिन वो ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो मटेरियल बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू, तो दिस इज द वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपका जस्ट अपोजिट कह रहा है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो डिस्कस आई थिंक हमने ब्रॉडली किया, आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, ठीक है, वहां पर जरूर आप कमेंट करना। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द मटेरियल दैट एक्सिबिट्स, ठीक है, द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको विस्को इलास्टिक तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है क्योंकि ये आपका शियर रेट डिफॉर्मेशन होता है। आइसोट्रॉपिक एक टर्म होता है, एक होमोजीनियस होता है, एक ऑर्थोट्रॉपिक होता है। तो हम लोग होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मान लो ये कोई एक बॉडी ले लो और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और डिफाइन डिफाइन कर लो, जैसे हमने एक्स बोल दिया। एक्स डायरेक्शन में आप किसी भी पॉइंट पर जाइए, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर जाइए, चाहे यहाँ पर जाइए, चाहे यहाँ पर जाइए, चाहे यहाँ पर, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर जो इलास्टिक कांस्टेंट्स आपने माना था ई के म्यू जी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, ये होमोजीनियस का। आइसोट्रॉपिक का हम लोग ये मानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाइए और किसी भी डायरेक्शन में जाइएगा, आपकी इलास्टिक कांस्टेंट्स आपका सेम रहेगा।
तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर जाइए, पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिक कांस्टेंट सेम है, तो ऐसे को हम लोग आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो ऑर्थोट्रॉपिक वो होता है कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका E1 यहाँ पर है तो ये E2 होगा और ये E3 होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपका टिम्बर, ठीक है। टिम्बर में आपके पास थ्री एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तीनों डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ऑर्थोट्रॉपिक हम लोग इसको बोलते हैं कि आपकी यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी होगी, म्यूचुअल थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी एक्स वाई और जेड, इन तीनों में आपके डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी पार्ट है। तो नेक्स्ट है आपका एक कैंटिलीवर बीम, और यहाँ पर चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करूँ। ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, और मैं क्वेश्चन इस पे बाद में आऊंगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बॉडी, किसी भी बॉडी की अगर टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो बॉडी में आपका कुछ ना कुछ जरूर चेंजेज आएगी, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम लोग जानते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है एल मल्टीप्लाई बाई अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल चेंजेस। डेल्टा एल बाई एल को अल्फा इंटू डेल्टा टी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन टी। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी थर्मल स्ट्रेन होती है वो अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि ये आपका कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर एक बॉडी हमने ले लिया, ये कुछ राउंडेड शेप की बॉडी थी और मैंने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। अब टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया दोस्तों, ये आपको पता है कि यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, स्ट्रेन यानी मतलब चेंज इन डायमेंशन। तो हमेशा आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्त यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर ये डायमेंशन यहाँ पर बढ़ रही है तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर जब तक आपको, सॉरी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वहां पर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर अगर आपका कोई भी टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इस बॉडी की जो डायमेंशन होगी वो हमेशा बढ़ता जाएगा, और ये एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। अगर यहाँ पर डेल्टा एल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा और इसको रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं है तो थर्मल यानी थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग जानते हैं थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी मल्टीप्लाई बाई आपका ई होता है, और ये एप्सिलॉन टी हमारा रेस्ट्रेंड होना चाहिए, रेस्ट्रेंड। तो जब भी आपका फ्री एक्सपेंशन होगा यानी कैंटिलीवर होगा, वहां पर कोई थर्मल स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये आपका ये फिक्स बीम हो गया, और यहाँ पर ये ओरिजिनल लेंथ आपकी एल थी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो यहाँ पर जो एल तो बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये जो दोनों सपोर्ट है, ये सपोर्ट ना तो इधर इलोंगेट हो सकता है ना तो इधर ये इलोंगेट हो सकता है। तो यानी यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रेनिंग होगा वो टेम्परेचर क्या करेगा, इस बॉडी को यानी ये सपोर्ट इस बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फिक्स में तो हमेशा जो स्ट्रेस होगा थर्मल स्ट्रेस वो कंप्रेसिव होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सिग्मा टी इज इक्वल टू एक हो जाएगा एप्सिलॉन टी मल्टीप्लाई बाई ई, और एप्सिलॉन टी की वैल्यू अभी हमने लिखा था अल्फा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इंटू ए। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये फ्री एक्सपेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं। दूसरा एग्जांपल, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना होगा और नेचर कैसा होगा। अगर अब आप टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर अगर घटाओगे तो दोस्त ये बॉडी क्या करेगी, यानी ये बॉडी ये बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना इसको अपनी की तरफ खींच के रखेगा, यानी खींच की तरफ रखेगा, यानी डायमेंशन को बढ़ाना चाहेगा। यानी जहां पर जो आपका नेचर होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका टेंसाइल नेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो तीन क्वेश्चन बन गए, एक दो तीन, और ये थर्मल स्ट्रेन वगैरह पूछ लेता है। अब हमारा बात आती है कंपोजिट का। तो कंपोजिट के केस में हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये कह रहा है कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर देखना कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पर एक ट्यूबुलर सेक्शन है। ट्यूबुलर मतलब जिसको हम लोग हॉलो भी बोलते हैं या कंपोजिट सेक्शन भी बोलते हैं। ट्यूबुलर कुछ सेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द टू मटेरियल कॉपर एंड कॉपर एज अ आउटर सिलेंडर। सिलेंडर मतलब ये आपका सर्कुलर हो जाएगा। तो ये आउटर को मैं मान ले रहा हूँ कॉपर है, और इनर आपका कुछ और होगा, ठीक है। तो ये आपका आउटर हो गया,
ये आपका आउटर हो गया। और आउटर आपका किसका है? ये आपका कॉपर है, ठीक है। और ये इनर क्या है आपका, यानी ये आपकी इनर जो है ये स्टील है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका कॉपर है, ये आपकी स्टील है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा है, ठीक है, यानी अल्फा इंटू डेल्टा टी था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये आपकी जो अल्फा है, यानी जिसका अल्फा ज्यादा होगा वहां पर आपका लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उसमें जो आपका इलोंगेशन लेंथ होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हम लोग कुछ मटेरियल ऐसे लिख रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, और कॉपर हो गया और स्टील हो गया। इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो अल्फा होती है ये 2.4 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और इस ब्रॉन्ज का होता है 1.9 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस कॉपर का होता है 1.5 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टील का होता है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्त, अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील। अगर आपका बाय द वे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, इन फ्यूचर, तो कॉपर में ज्यादा इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर को हम लोग मान ले रहे हैं ये इलोंगेट करके इतना चला गया, ठीक है। लेकिन ये आपका स्टील भी इलोंगेट करेगा लेकिन कम अमाउंट से इलोंगेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ज्यादा एक्सटेंशन होगा और यहाँ पर कम एक्सटेंशन होगा, ओवरऑल एक्सटेंशन होगा। लेकिन हम लोग इन दोनों को ऐसा बनाते हैं कि दोनों में इलोंगेशन आपका सेम होगा। इलोंगेशन अगर सेम हो तो हम लोग मानेंगे कि ये जो आपका कॉपर है, कॉपर हमेशा क्या करना पड़ेगा, कॉपर में इलोंगेशन ज्यादा है, इसको हमें खींच के रखना पड़ेगा, यानी कॉपर में आपका ऐसा बनेगा। और स्टील में जो था हमें इस तरफ ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टील में लग रहा है और ये कॉपर में लग रहा है। कॉपर में आपका टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब कॉपर में आपका कंप्रेसिव होगा। और स्टील अवे फ्रॉम द सेक्शन, इसका मतलब स्टील में आपका टेंसाइल होगा। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तब हम लोग डिस्कस फिर से कर लेंगे। या तो हम लोग काम करेंगे फिर से इस क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो टेंशन आपका स्टील में होगा, तो यहाँ पर आपका राइज इन टेम्परेचर राइज बोला है, ठीक है। तो स्टील में टेंशन होगा और कंप्रेशन होगा कॉपर में, तो ये आपका कॉपर में कंप्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त ये आपका एक सेशन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा करना कि सारे को एक बार वीडियो पॉज पॉज करके जो भी हमने कॉन्सेप्ट दिया, अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो उसको लिख भी सकते हो, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो हमने सेक्शन डिस्कस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये जो क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड है, ठीक है। और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, बट हम लोग गारंटी ले सकते हैं कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस रहिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास सफिशिएंट है। और यहाँ पर हमने प्रॉपरली डिस्कस किया, हर क्वेश्चन को जितना एलोबरेशन हो सकता था हमने उतना एलोबरेट किया। सो दोस्त हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो सेशन था ये बहुत अच्छा था, ठीक है। सो अब हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं, हम लोग नए सेशन में फिर से मिलेंगे, चलिए ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो तो एक बार प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, सो अलॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।